वेलकम बैक टू इनमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीयूईटी जनरल टेस्ट की लेक्चर सीरीज। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स। ऑलराइट, आपको इस वीडियो से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके मोस्टली सब चीज इसी में कवर करा दूंगा। जैसे कि आपको पता है एनटीए ने सीयूईटी यूजी की एग्जाम डेट्स ऑलरेडी इशू कर दी है। वो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं मई 2024 में। तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, हम धीरे धीरे इसको कवर करेंगे और करंट अफेयर्स भी साथ के साथ हम सारी चीजें इसमें कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां पे सोल्व हो सके। आपको इस वीडियो के अलावा शायद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे आपके सारा जो है जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स का जो भी सिलेबस है वो कवर करा दिया जाएगा। ऑलराइट, हम स्टार्ट करते हैं जनरल टेस्ट का जनरल पॉलिटी से। मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में जो सिलेबस एक्सप्लेन किया था, सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि जो जनरल नॉलेज का सिलेबस है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपके पॉलिटी से आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स, ठीक है, जनरल साइंस, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं पॉलिटी के क्वेश्चंस कि पॉलिटी से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हम जो है यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे तो इसलिए ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक्स क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरीके से जो है एनटीए क्वेश्चन पूछ सकता है जनरल टेस्ट के अंदर। अब हम इसमें देखेंगे जनरल पॉलिटी। जनरल पॉलिटी के अंदर पॉलिटी का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ। जो आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से बना है। ऑलराइट, उसके लिए हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ठीक है, ये तीनों चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट और अगेन फिर से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। ऑलराइट, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हमारा एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अंदर आपके लिए तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको जानने बहुत जरूरी हैं। पहला, इस एक्ट के द्वारा पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? दैट इज वॉरेन हेस्टिंग। आपको एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा आपके सब्जेक्टिव्स नहीं है, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो आपको जो है इतनी स्टोरीज याद करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। और हमारा फैक्ट क्या कहता है? वॉरेन हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ठीक है। सेकंड, इस एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी बात की गई थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाए जाएंगे। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। तो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में इनमें से कौन सी चीज इंट्रोड्यूस की गई थी। तो उसमें एक ऑप्शन आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मिल सकता है, तो आपका वो आंसर सही हो जाएगा। या आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है आपका वो कौन से एक्ट के थ्रू आया। आपको जो है एक्ट दे दिए जाएंगे, आपको वो एक्ट बताना होगा। तो कौन सा एक्ट है? दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तीसरी बड़ी चीज है हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट। इस एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट कहां बनाया गया था? कलकत्ता में। अब यहाँ पे अगेन तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट से बनाया था और इस एक्ट के अंदर क्या चीज है, प्लस सुप्रीम कोर्ट कहां बनाया गया था। तो तीन तरीके से क्वेश्चन आ गए आपके। ठीक है, आपको इन्हीं तरीके से अपने माइंड को सेट करना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। फैक्ट एक है लेकिन उसको तीन तरीके से पूछा जा सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंदर एक चीज और इंट्रोड्यूस की गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो काम था वो बेसिकली काम था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी उसको सिर्फ मेंटेन करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन पॉलिटिकल अफेयर्स को मेंटेन करना। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही था। तो आपसे ये आ सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कौन से एक्ट से आया था? दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट हमारा है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, जो ट्रेड की मोनोपोली थी इंडिया के अंदर, वो खत्म की गई थी इस एक्ट के द्वारा। दैट इज चार्टर एक्ट 1813। लेकिन सिर्फ उनको एक एक्सेप्शन दिया था कि वो जो चाइना के साथ टी का ट्रेड कर रहे हैं ना, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी सारी मोनोपोली खत्म कर दी थी। और साथ ही एलोकेट किया गया था 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए, यानी कि इंडिया के अंदर बोला गया था कि हम 1 लाख रुपए एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको इस एक्ट में पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता हमारा चार्टर एक्ट 1833। 1833 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तो आप देख रहे हैं बंगाल अभी कहां है? एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन इंडिया क्या है? कंप्लीट इंडिया एक बहुत बड़ा जो है स्टेट हो गया। स्टेट इन टर्म्स ऑफ मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। तो उसमें जो विलियम बेंटिक को बनाया गया था वो बनाया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है,
नाम याद रखिएगा, विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, उसी टाइम पे जो है गवर्नर जनरल की एक काउंसिल होती थी, उसमें एक लॉ मेंबर को भी इंक्लूड किया गया था। उस लॉ मेंबर का नाम था लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, हिस्ट्री में इसके बारे में काफी ज्यादा बातें होती है, लॉर्ड मैकॉले मिनट्स क्या होता है, ठीक है, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पॉलिटी में सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिक एंड सेकंड द लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड मैकॉले। ऑलराइट, दो चीजें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ऑलराइट, इसके अंदर अगेन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जानने हैं। इस एक्ट के द्वारा सेपरेट किया गया था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को, किसमें से, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी। तो पहले गवर्नर जनरल की ना एक काउंसिल होती थी। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक गवर्नर जनरल हूं। अब क्या होगा कि मैं अकेला काम नहीं कर सकता, मुझे लोग चाहिए काम करने के लिए। तो मैंने सपोज मान लो 10 लोग अपने साथ रखे हुए हैं काम करने के लिए, अलग अलग फील्ड के लिए। तो ये जो पूरी की पूरी काउंसिल हो गई ना, ये इसको बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। ठीक है, अब इसका काम क्या होता था, इसका काम होता था कानून बनाना प्लस उन कानून को इंप्लीमेंट करना भी। लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, कानून बनाना यानी कानून बनाने की पावर्स जो थी वो अलग कर दी, और उसको एग्जीक्यूट करने की यानी इंप्लीमेंट करने की जो पावर्स थी उसको भी अलग कर दिया। तो ये याद रखिएगा। प्लस इस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि पहले क्या होता था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही अलाउड था इंडिया की जो सिविल सर्विसेज थी उसमें पार्टिसिपेट करने का, उन जो पोस्ट होती थी उन पोस्ट पे अपनी अपॉइंटमेंट लेने का। लेकिन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई अब इंडियंस भी जो है कॉम्पीट कर सकते हैं, इंडियन भी सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। तो कौन सा एक्ट था, 1853। नेक्स्ट, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट। याद रखिएगा, जब ये इंट्रोड्यूस किया गया इसके बाद सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट बने थे। कब बने थे, 1863 में। तो ये ईयर भी याद रखिएगा, 1863। ठीक है, 1863 में वो पहली बार क्या बने थे, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इसके अगेन दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग, उनको बना दिया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया, यानी कि लॉर्ड कैनिंग हमारे फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बने थे। तो हम इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। फिर हमारा जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिक। और अगेन वाइस रॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ऑलराइट, फिर एक चीज और आती है इसमें ना, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भी पोस्ट बनाई गई थी इस एक्ट के द्वारा। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हमारी फर्स्ट पोस्टिंग थी, यानी कि फर्स्ट जो पर्सन था जिसको अपॉइंट किया गया था वो था एडवर्ड स्टैनली। ठीक है, ये दो नाम याद रखेंगे, एडवर्ड स्टैनली वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेकंड वाज लॉर्ड कैनिंग वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में इंट्रोड्यूस किया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम। अब पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है, बेसिकली पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता था कि फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट बन गई, मान लो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो मोदी जी है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। अब वो अकेले तो सारी मिनिस्ट्रीज को हैंडल नहीं कर सकते। हमारी मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हमारे होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। तो वो सारी मिनिस्ट्रीज को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक पर्टिकुलर मिनिस्टर अपॉइंट किया है और हर मिनिस्टर के अंदर एक मिनिस्ट्री दी हुई है। तो यही सिस्टम जो होता था उसको कहते थे हम पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डिनेंस पावर दी गई थी वाइस रॉय को, और वो ऑर्डिनेंस पावर कितने टाइम की थी, दैट इज उसकी लाइफ थी 6 मंथ। यानी कि जो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था वाइस रॉय उसकी लाइफ होती थी 6 मंथ। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस बेसिकली क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव पावर थी उसको सेपरेट कर दिया था एग्जीक्यूटिव पावर से, यानी कि अब एक अलग बॉडी कानून बनाएगी। और ऐसा होता था कि कानून बनाते समय वो पूरे टाइम जो है फंक्शनिंग में नहीं होती थी। जिस टाइम वो फंक्शन में नहीं होती थी, वर्किंग में नहीं होती थी, उस टाइम पे क्या होता था, वाइस रॉय जो था, वाइस रॉय को पावर दे दी कि आप उस टाइम पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। जो अभी हमारा पार्लियामेंट है जैसे, वैसे जो लेजिस्लेचर होता था उस टाइम पे, ऑन बिहाफ ऑफ लेजिस्लेचर वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था। उस ऑर्डिनेंस की जो वैल्यू होती थी एक लॉ के बराबर होती थी। तो दो चीज याद रखनी है, दैट इज पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, ऑर्डिनेंस सिस्टम आया था, और ऑर्डिनेंस में 6 मंथ की लाइफ होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, 1909। इसमें अगेन 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। पहला, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज लॉ मेंबर,
यानी कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, उन्होंने पहली बार वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एज ए लॉ मेंबर जो है उनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जा सकता है। अगेन नेक्स्ट आता हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट आया था। सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है, यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया था बेसिकली मुस्लिम्स के लिए, कि होता क्या है कि जो वोट डलेगी यानी कि जो वोटिंग होगी वो जैसे मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स ही मुस्लिम को अपॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मुस्लिम हूं, तो मुझे सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे। ये एक सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए थे मुस्लिम्स के लिए कि अदर रिलीजन के लोग उसको वोट नहीं कर सकते, सिर्फ जिस रिलीजन का कैंडिडेट है उसी रिलीजन के लोग उसको वोट करेंगे। ऑलराइट, थर्ड आया था, थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम्स के लिए आया था ये लेके आए थे लॉर्ड मिंटो, और इसी के कारण इनको कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो अब आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है, दैट इज लॉर्ड मिंटो। और किसके लिए आया था 1909 में, स्पेशली फॉर मुस्लिम्स। कौन से एक्ट से आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऑलराइट, ऐसे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये तो शायद आपसे पूछे ही जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, शायद आपका 2024 में ही आ जाए। दैट इज डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंसेस में। अब डायरकी क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर्स होते थे कि आप जो है किस सब्जेक्ट में लॉ बना सकते हैं। अब कैसे, इसको कैसे समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब सेंटर है, अभी करंट में क्या सिचुएशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अलग सब्जेक्ट्स हैं लॉ बनाने के, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ अलग हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें ये दोनों ही लॉ बना सकते हैं। उसी तरीके से प्रोविंसेस में डायरकी थी, यानी कि गवर्नर के पास स्पेशल राइट्स थे कि उनमें कानून बनाने के, और गवर्नमेंट के पास अलग सब्जेक्ट्स थे उन पे कानून बनाने के लिए। तो ये आपको डायरकी याद रखना है, पूछा जा सकता है कि डायरकी कौन से एक्ट के थ्रू आई थी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फिर सेपरेट किया गया था प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स को। मैंने आपको जैसे बताया पहले क्या होता था, सिर्फ सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे, फिर उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब बोला कि ठीक है, जो प्रोविंसेस है वो इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते हैं, जो है इंडिया जो है कंप्लीट इंडिया वो इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है। ठीक है, इस तरीके से सब्जेक्ट्स बनाए गए थे। बाइकैमरल लेजिस्लेचर ये इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आप पूछेंगे बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता क्या है। आप यहां पे देखिए, हमारा ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, आप देख सकते हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। ये जो दो हाउस है ना, इसी को कहते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो इसी को इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। इससे पहले क्या होता था, सिंगल बॉडी होती थी, जैसे कि मान लो लोकसभा ही होता था, ठीक है, सिर्फ लोकसभा उस टाइम पे कानून बना रहा था। लेकिन बाद में क्या किया, बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया और दो हाउस अलग बनाए गए, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, जो आज के टाइम पे लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था कि हम सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे जो रिक्रूट करेंगे सिविल सर्वेंट्स को, जो उस टाइम पे आईसीएस, जो आज के टाइम पे आईएएस है उसको आईसीएस कहते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो उनको रिक्रूट करने के लिए। और ये बॉडी जो है फंक्शनिंग स्टार्ट कब हुई इसकी, 1926 में, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, 1926। और साथ ही ये बोला गया था एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा, ये जो एक्ट है इसको रिव्यू करने के लिए, कि हमने जो ये इसके अंदर ये इस तरीके के जो ये पॉइंट्स लेके आए हैं, इनकी जो फंक्शनिंग है इसको रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। और आपको याद होगा जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, साइमन कमीशन आया था, तो इसके लिए क्या है, साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन आया था इसको रिव्यू करने के लिए, वो हम हिस्ट्री में देखेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे, इसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि प्रोविंशियल्स को पावर दी जाएगी, उनके कामों में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो अपने खुद के कानून बना पाएंगे, अपने खुद की फंक्शनिंग कर पाएंगे, जो है सेंटर का इंटरफेरेंस नहीं होगा। इस तरीके से जो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, उसको क्या किया, एबॉलिश कर दिया प्रोविंसेस में। कहां एबॉलिश किया, प्रोविंसेस में, लेकिन एडॉप्ट कर लिया था सेंटर में। यानी कि अब प्रोविंसेस से वो डायरकी की पावर ले ली, अब वो एडॉप्ट कर ली कहां, सेंटर में। अब इसका एग्जांपल मैं दूं आपको, तो डायरकी का क्या एग्जांपल होगा, सोचो थोड़ा आप भी। डायरकी का बेसिकली एग्जांपल होगा कि अभी क्या है सेंटर में,
आपके सेंटर सब्जेक्ट्स हैं, आपके स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, देन आपके जो है कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल चीजें हैं जिनको आप जो लिखी हुई नहीं है, सब्जेक्ट मैटर्स में नहीं है, ठीक है, उस पे स्पेशली कानून कौन बना सकता है? स्पेशली कानून बना सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। तो डायरकी सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी थी। फिर जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से एक्ट के द्वारा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दिया फर्दर किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लास के लिए, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए कब जो है इंट्रोड्यूस किया गया, वो कब किया गया था आपका? 1935 में। और जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए किया गया था वो कब किया गया था? 1909 में, ठीक है। और साथ ही बात की गई कि हम एक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएंगे, और एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये दो चीज भी इस एक्ट के अंदर बात की गई। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई की स्टेब्लिशमेंट का जो है किस एक्ट के अंदर आया था? वो किसके अंदर आया था? 1935 के अंदर। नेक्स्ट, रेजिडुअरी पावर्स टू वाइसरॉय। अब रेजिडुअरी पावर्स क्या होता है? रेजिडुअरी पावर, फॉर एग्जांपल एक लिस्ट बना दी, 10 आइटम्स दे दिए कि आप जो है इन 10 आइटम्स पे कानून बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना 10 ही हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो छूट भी जाती हैं। तो उनके जो चीज सब्जेक्ट मैटर में नहीं लिखी है, सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं लिखी है, उन पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास चला गया था? दैट इज वाइसरॉय के पास। और आज के टाइम पे वो सेम अधिकार किसके पास है? दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेजिडुअरी पावर आज के टाइम पे किसके पास है? किसके पास है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो है इसके फर्दर लेक्चर्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जिस करंट अफेयर्स, ये सारे के सारे मैं आपको सभी कवर कराने वाला हूं, ठीक है। इसके लिए लेक्चर सीरीज के साथ बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।